क्लासिफिकेशन देखा, और उसका जो क्लासिफिकेशन था वो कैसा था? पहला पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? गलत, क्योंकि तुम आई नहीं ना, तो तूने पहली स्टेटमेंट गलत बोल दिया। प्रेडेटर नहीं, एक होगा पैरासाइट और उसका होगा होस्ट। समझ में आ गया? प्रेडेटर वाला जो है वो अलग चीज जाती है, उसको बोलते हैं प्रेडेशन, वो अलग ही हो जाता है। समझ में आ गया? तो पैरासिटिज्म में क्या था? एक जो पैरासाइट था वो अपने होस्ट पे डिपेंड था, ठीक है, फॉर द फूड एंड शेल्टर, और उसमें जो है जो पैरासाइट था उसको फायदा हो रहा था। समझ में आ गया? और जो होस्ट था उसको नुकसान हो रहा था। समझ में आ गया? दूसरा हमने क्या देखा था? सेकंड, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या था ईशानी? दोनों एक दूसरे पर डिपेंड थे और दोनों को फायदा हो रहा था। यही बात समझ आ गई? ठीक है, ये ठीक है। दोनों में से अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म हट गया तो दूसरा ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाएगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? फिर हमने क्या देखा था? है कमेंसलिज्म। हाँ, क्या था कमेंसलिज्म? क्या था बताओ? अनअफेक्टेड। समझ में आ गया? जैसे कि कैटल लिग्रेट एंड योर व्हाट, कैटल है ना, रेमोरा फिश, और एग्जांपल है शार्क का, इसमें से एक का तो फायदा हो रहा था, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी बात समझ में गई? ठीक है, ये चीज है। और फिर हमने क्या देखा था? एमेंसलिज्म। वैसे एमेंसलिज्म उसमें तो नहीं आता है, ठीक है ना। एमेंसलिज्म में क्या है? हाँ, समझ आ गया? ठीक है, एक को हार्म हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा आएगा, दैट इज योर, मैं क्या भूल गया था यार इसमें, कंपटीशन। हाँ, पता ही होगा तुम्हारा भी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हारा, अभी तो तुम्हारा हुआ ही नहीं है, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन नहीं हुआ तुम्हारा, तो फिर उसमें से, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कंपटीशन। सुनो, हम देख रहे हैं इंटर स्पेसिफिक रिलेशन में, है ना, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हम देख रहे हैं इंटर स्पेसिफिक रिलेशन, और इंटर स्पेसिफिक रिलेशन में हमने पहले क्या देखा? सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। दूसरा हमने देखा एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म देखा, इसमें एक को नुकसान है तो दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तीसरा लिखेंगे हम, इज योर कंपटीशन। लिखेंगे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, जो तुम में भी होती है, इसमें आ गया, ठीक है। कंपटीशन, देखिए कंपटीशन में क्या होगा कि बताया था, अगर सपोज करो दो ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म जो है एक हैबिटेट पे डिपेंड है, इज इट क्लियर? एक हैबिटेट पे डिपेंड है, तो क्या होगा, जो शक्तिशाली होगा वो उस हैबिटेट को यूज करेगा एज अ फूड, और समझ में, और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। जो हार जाएगा उसको दूसरी जगह जाना होगा। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना। और अगर वो जो है दूसरी जगह जाकर के अपने को स्टैब्लिश नहीं कर पाया तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर हो जाएगा, समझ में आ गया, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन जो है में क्या होता है, हम देखते हैं कि अगर कंपटीशन ना हो तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब एक स्पीशीज अपने को डिस्ट्रॉय कर लेगी। मेरी बात में आ गई? क्या कर लेगी? अपने को डिस्ट्रॉय कर लेगी, ठीक। इसमें से ध्यान देना, हमेशा एक जीतता है और एक हारता है। मेरी बात में, तो नेचर बहुत हार्श है, इज इट क्लियर? तो यहाँ जीतना हारना लगा रहता है। तुम्हारे बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है, सीट निकली है लिमिटेड और जनसंख्या है बहुत ज़्यादा, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे में क्या हो रहा है, कंपटीशन है कि नहीं है,
ठीक है ना। इसमें से जो ऑब्वियस सी बात है, जो अच्छा पड़ गया वही वो ठीक है निकल गया, और जो नहीं हुआ तो फिर वो आउट हो गया गेम से। मेरी बात समझ गई, ठीक है। ये कंपटीशन इससे ज़रूरी है क्योंकि जो है अभी बताया था, कंपटीशन ना हो तो फिर एक सीट पे तो फिर तो लोग मारा मारी करें, एक दूसरे को मार दें। मेरी बात समझ गई, और हमारी स्पीशीज खत्म हो जाए। इसलिए हम देखते हैं कि भाई एग्जाम हुआ, जो कैपेबल है वो गया, जो नहीं गया वो बाहर हो गया। इसलिए कंपटीशन जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे इसमें, ठीक है। कंपटीशन अकर्स इन नेचर यूजुअली competition occurs in nature usually but not necessarily when resources like food but not necessarily when resources like food, space, mates etc are limited, ठीक है, लिमिटेड। इज इट क्लियर? अच्छा, और हमने देखा कंपटीशन वर्ड जो हम देखते हैं कि कंपटीशन को एक्सप्लेन कौन करता था? डार्विन्स की थ्योरी करती थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मेरे बात में है जो, इज इट क्लियर, जो कि अपने पर्यावरण के अनुकूल है, मेरे बात में अगर फिट है वही अपनी स्पीशीज आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मेरे बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये चीज इसमें लिखेंगे, लिखे रिसोर्स लिमिटेशन लीडिंग टू, रिसोर्स लिमिटेशन लीडिंग टू कंपटीशन इज इम्प्लिसिट इन, इज इम्प्लिसिट इन, इम्प्लिसिट का मतलब उसमें छुपा हुआ है, ठीक है। इज इम्प्लिसिट इन डार्विन्स आइडिया, इम्प्लिसिट इन द डार्विन्स आइडिया on a struggle for existence and survival, on a struggle for existence and survival of the fittest. देखिए, what happens when two related species compete for the same resource? लिखेंगे, समझ में आ गया? सुने, क्या होगा? जो जीतेगा वो यूज करेगा, जो हार जाएगा वो क्या होगा? उसको बिल्कुल जो है उसको जो है वो त्यागना होगा। मेरी बात समझ गई? और हम देखेंगे कितने भयंकर ढंग से कंपटीशन हो रहा है, ये भी डिपेंड करेगा। अगर कंपटीशन कम है तो हो सकता है कि वो, जैसे मान लेते हैं कि भेड़ और बकरी, मेरी बात समझ गई, हो सकता है कि वो एक एनवायरनमेंट में, एक हैबिटेट में वो सस्टेन कर ले। मेरी बात समझ गई, ठीक है, क्योंकि घास अगर बहुत ज़्यादा है, समझ में आ गया, तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे बात समझ गई? इसको हम बोलते हैं गॉस लॉ फॉर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं इसको? गॉस का नियम बोलते हैं इसको। इसमें लिखेंगे आगे, द आउटकम यूजुअली डिपेंड्स ऑन, the outcome usually depends on how competitive the species are, how competitive the species are, मतलब कितनी प्रतिस्पर्धा कर रही है। लेकिन if some species is competitive superior, it will eventually exclude the other species from the habitat. This phenomena is termed as लिखेंगे Gauss principle of competitive exclusion, competitive exclusion,
कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। समझ आ गया? देखिए, इफ बोथ द स्पीशीज आर इक्वली स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स, if both the species are equally strong competitors, the outcome depends on the initial conditions. Initial conditions. देखिए, in this an uncertain and unstable coexistence, an uncertain and unstable coexistence is possible. Coexistence is possible. देखिए, if however both species are weak competitors, तो मुझे बताओ क्या होगा? तो वो एक जगह एग्जिस्ट कर सकती है। समझ में आ गया? क्या लिखा? वीक कॉम्पिटिटर्स both could coexist peacefully, indefinitely in the same habitat. समझ में आ गया? अच्छा, आप हिंदी में लिखेंगे इसमें। लिखेंगे प्रतिस्पर्धा प्रकृति में देखी जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कि प्रतिस्पर्धा तब देखी जाए जब भोजन, स्थान, साथी सीमित हो। ठीक है? सीमित हो। लिखेंगे प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत लिखेंगे डार्विन के अस्तित्व की लड़ाई और सुनो भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को फिटेस्ट, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को क्या बोलेंगे हम? मतलब हिंदी में कि जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करे। मोबाइल में देखो, अपने मोबाइल में देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। योग्य, हाँ योग्यतम की जीविता, हाँ योग्यतम की उत्तर जीविता। एक मिनट, तुमने क्या लिखा? रुको। और योग्यतम की उत्तर जीविता में निहित है। समझ में आ गया? लिखें, क्या होता है जब दो प्रजातियां, इसी में आगे सीखेंगे क्या होता है जब दो प्रजातियां एक सीमित स्रोत के लिए लड़ती हैं। लिखें, अगर प्रजातियां शक्तिशाली हैं
तो विजेता जीत कर उस स्रोत पर कब्जा कर लेता है, उस स्रोत पर कब्जा कर लेता है, और जो हार जाता है उसे वहां से भागना पड़ता है, भागना पड़ता है। ठीक है, देखिए इस सिद्धांत को इसको देखो जरा, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को हिंदी में क्या बोलेंगे? इस सिद्धांत को गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, इस सिद्धांत को गॉस का प्रतिस्पर्धात्मक अपवर्जन सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को गॉस का प्रतिस्पर्धात्मक अपवर्जन सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहते हैं? गॉस का प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है, तो लिखेंगे इसमें। ठीक, अगर दोनों लिखेंगे, अगर दोनों प्रजातियां कमजोर होती हैं, अगर दोनों प्रजातियां कमजोर होती हैं तो वह एक स्थान पर अनिश्चित समय तक रह सकती हैं। इसमें लिखेंगे आगे इंग्लिश में, गॉस competitive exclusion principle states that Gauss competitive exclusion principle states that two species having identical requirement cannot occupy the same niche, यहां देखो उसको डाइन कर लो, सेम नीश NICHE, हिंदी में भी नीश ही है, ठीक है। कैनॉट ऑक्युपाई द सेम नीश इनडेफिनेटली, इसमें लिखेंगे। अब नीश क्या हुआ? अ नीश इज द यूनिक फंक्शनल रोल। अच्छा सुनो एक मिनट, सुने भाई, पहले हम लिखने से पहले सुन पढ़ तो लेंगे क्या है नीश। अच्छा, गॉस प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो स्पीशीज, हाँ, जिनकी आइडेंटिकल रिक्वायरमेंट हो, उनका दो मतलब एक जैसी नीश पॉसिबल नहीं है। अब नीश क्या होता है कि सुने, जैसे मान लेते हैं, इसको गौर से देखना, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ये पेड़ है, ठीक है, गौर से देखना। अब इस पेड़ में जो है तुम्हारी बैठी है चिड़िया, क्या कौन बैठी है? चिड़िया बैठी है, ठीक है, दो आंखें नहीं है इसकी, एक आंख है, क्या हो गया, ठीक है, इट्स अ बर्ड, ठीक है, बर्ड। अब ध्यान देना, ये एक पेड़ है, हैबिटेट एक है, समझ में आ गया। अब सुनो, इस पेड़ पर एक चिड़िया है, अब वो चिड़िया का एक जो है एक उस इकोसिस्टम में एक फंक्शनल रोल है। मेरी बात समझ आई? फंक्शनल रोल का मतलब वो क्या खाती है, समझ में आ गया, उसकी लाइफ स्टाइल कैसे चलती है वो अलग है,
और वहीं पर अगर कोई मान लेते हैं कि कोई इस तरह से कोई इंसेक्ट है, कोई क्या है, इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट का अपना फंक्शनल रोल है और उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। चिड़िया इंसेक्ट को खा रही है, लेकिन इंसेक्ट चिड़िया को नहीं खा रहा है। मेरी बात समझ में गई। और हमने देखा है कि इस पेड़ पर जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे, सबका अपना जो है एक नीश होगा, मतलब सबके अपना फंक्शनल रोल है। कोई किसी को खा रहा है तो कोई खाया जा रहा है। मेरी बात समझ में गई, ठीक है। कोई अपना, जैसे ये बर्ड अपनी लाइफस्टाइल यहाँ पर भी चला रही है, वो उड़ भी रही है, वैसे भी चला रही है। मेरी बात समझ में गई। वो अपना घोंसला बना रही है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि इंसेक्ट जो है उड़ रहा है, उसी पेड़ पे है, लेकिन वो अलग फूड खा रहा है, समझ में आ गया। लेकिन वो घोंसला नहीं बना रहा, वो अलग से अपना कुछ बना सकता है। मेरी बात समझ में गई। तो उसका पूरा का पूरा जो मतलब क्या फंक्शनल रोल है उस एनवायरनमेंट में, उसको हम बोलते हैं नीश। अब यहां पर गॉस प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो स्पीशीज हैं, इंसेक्ट और बर्ड, इसका आइडेंटिकल नीश पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरी बात समझ गई। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों अलग क्या है, अलग अलग स्पीशीज हैं और अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर जो है इस तरह से जो है ये कुछ ऐसे करके बटरफ्लाई होगी, तो बटरफ्लाई का अपना क्या होगा, फंक्शनल रोल होगा। मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। वो नेक्टर पे जब वो फूलों पे जाएगी, नेक्टर चूसेगी। मेरी बात समझ गई, ठीक है, वो अलग रोल है उसका। लेकिन क्या हो रहा है कि ये हो सकता है ये वाला इंसेक्ट ना कर रहा। मेरी बात समझ गई। हनी भी है, तो हनी भी जा रही है, वो अपना हनी प्रिपेयर कर रही है, समझ में आ गया। वो अपना छत्ता बना रही है, उसका जो है घर जो है ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात समझ गई, जैसे चिड़िया डंडियों से बना रही है, ऐसा नहीं। तो ये होता है नीश। मेरी बात समझ गई। तो मतलब ये है कि नीश क्या है, एक ऑर्गेनिज्म उस इकोसिस्टम में क्या फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है, वो खाया जा रहा है कि वो किसी को खा रहा है। अब बर्ड अगर दाना खा रही है तो जरूर नहीं है कि वो चिड़िया, वो जो बटरफ्लाई है वो भी दाना ही खाए। मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। अगर वो इंसेक्ट खा रही है तो वो क्या खा रहा है, जरूरी नहीं ऐसा। तो हर एक का अपना अपना नीश होता है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, लिखेंगे इसमें, a niche is a unique functional role. A niche is the unique functional role or place of a species in an ecosystem. In an ecosystem. ठीक है? It is a description of all the biological, physical and chemical factors that a species needs to survive, stay healthy and reproduce. लिखेंगे, इसी के आगे लिखेंगे, a niche is unique for a species. A niche is unique for a species. That means no two species have identical niche. लिखेंगे, it plays an important role in the conservation of organism. मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज है। ठीक, ये चीज है। लिखें, तुमने कहां से लिखा था? हाँ ठीक है, लिखेंगे गॉस का
प्रतिस्पर्धात्मक, आगे क्या था उसके, हाँ, सिद्धांत यह कहता है कि दो प्रजातियां जिनकी एक ही रिक्वायरमेंट, क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट, जरूरतें हों, वो एक नीश में कभी साथ नहीं रह सकती। जरूरतें हों, वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। लिखेंगे नीश, बातें नहीं, नीश एक, लिखेंगे कार्यात्मक, नीश एक, सुनो, नीश एक प्रजाति की उस पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यात्मक भूमिका होती है। लिखेंगे उसे सभी जैविक, लिखेंगे भौतिकी और रासायनिक कारकों का समूह कहा जा सकता है, जिस पर एक प्रजाति जीवित रहती है, स्वस्थ रहती है और प्रजनन करती है। हर एक प्रजाति का अपना नीश होता है। हर एक प्रजाति का अपना नीश होता है। इसका तात्पर्य यह है दो प्रजातियों का एक नीश कभी नहीं हो सकता। लिखेंगे नीश जीवों को कंजर्वेशन का क्या बोलते हैं, हाँ, नीश क्या लिखा, हाँ, जीवों को, ठीक है, कंजर्वेशन संरक्षित करती है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो भाई ये था हमारा क्या, देखो, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ठीक है, इसको हमने नीश के भी टर्म में देखा। ठीक है, नीश क्या हो गया, किसी ऑर्गेनिज्म का एक एनवायरनमेंट में एक फंक्शनल रोल, उसका रोल क्या है भाई, जैसे तुम्हारा रोल क्या है, तो तुम्हारा रोल ये है कि सर हम पढ़ने आते हैं, फिर हम जो है घर जाके रिवाइज करते हैं, सो जाते हैं, खूब सारी मूवीज देखते हैं, खाते हैं, तो तुम्हारा ये फंक्शनल रोल है। अब मेरा फंक्शनल रोल क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात समझ के, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा और मेरा फंक्शनल रोल बराबर नहीं है। मेरी बात समझ गई? तो इसी तरीके से दो ऑर्गेनिज्म का नीश पॉसिबल, दो प्रजातियों का नीश होता है। इज इट क्लियर? तो शेर और जो है तुम्हारा हाथी, समझा, उनका नीश अलग होगा। मेरी बात समझ गई? ठीक है, हाँ, सेम स्पीशीज का सेम हो सकता है। देखिए, अगर स्पीशीज में अलग अलग वेराइटीज हो, सपोज करो, मेरी बात समझ गई, तो उसका थोड़ा सा बदलेगा उसका, ठीक। जैसे अगर हम बोलेंगे टाइगर, अब टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, समझ में आ गया, ठीक है, और टाइगर की बहुत सारी स्पीशीज, मतलब सब स्पीशीज है, तो
तो वो सब अपने उसमें रहेंगी। अब जैसे हम देखेंगे लेपर्ड, और एक हो गया तुम्हारा जो स्नो लेपर्ड, समझ में आ गया, उसका अपना है, वो बर्फ में रहेगा, वैसे लेपर्ड तुम्हारे यहाँ रहेगा, तो है तो लेपर्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज। अच्छा और अगर बराबर आने लगा तो कंपटीशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में? वैसे एग्जैक्टली कभी बराबर नहीं होता। तो ये था हमारा क्या, कंपटीशन। अब लिखेंगे नेक्स्ट, हमने क्या देखा था, कंपटीशन। फोर्थ, प्रिडेशन। प्रिडेशन, प्रिडेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? शिकार, शिकार करना। प्रिडेशन, शिकार करना, ठीक है। अब सुने, अब कौन बताएगा मुझे भैया प्रिडेशन क्या होता है? प्रिडेशन में एक शिकारी होता है और उसका एक शिकार होता है। समझ में आ गया? ठीक है, क्या होगा, प्रेडेटर होगा और उसका क्या होगा, प्रे होगा। समझ में आ गया? इसमें प्रेडेटर जो है, ध्यान देना, प्रे पे सिर्फ और सिर्फ फूड पे डिपेंडेंट, बस। बाकी तो स्पेस में भी था सर, हैबिटेट, लेकिन इसमें क्या है, इसका भोजन जो है ये होगा। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट है इस पे ओनली फॉर द फूड। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को मरना ही होगा, तभी जाके दूसरा ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा। नेचर बहुत हार्श है। सिमिलरली अगर हम जो है, हम घास फूल पत्ती खा रहे हैं तो हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो हम क्या हो गए, शिकारी, वो हमारा शिकार हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान देना, प्रिडेशन में प्रेडेटर और प्रे होता है। इज इट क्लियर? ये जो है, ये प्रोसेस एक के लिए बहुत हार्मफुल होती है, समझ में आ गया, उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन हम देखेंगे फॉर द इकोसिस्टम के लिए ये बेनिफिशियल होता है। समझ में आ गया? जैसे मान लेते हैं कि अगर ग्रासेस हैं, घास है, ठीक है, ये ग्रासेस है, ग्रासेस को कंज्यूम कर रहा है तुम्हारा जो है डेयर, और डेयर को कंज्यूम कर रहा है टाइगर। अब ध्यान देना, अगर मान लेते हैं इस टाइगर को हम सिस्टम से हटा दें, तो डेयर क्या होगा कि घास कंज्यूम करेगा, और हम देंगे ऐसे करते 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 डेयर की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ध्यान देना अनलिमिटेड जे शेप कर्व, एक्सपोनेंशियल, कोई मारने वाला ही नहीं है, और मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं बीमारी भी नहीं होती चलो उनको, तो ऐसे में फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे करते, जो वीक स्पीशीज है, नाउ हियर क्या है, ये वीक स्पीशीज है, वीक स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएंगी। लेकिन क्या हो रहा है, मतलब अगर जो है ये नहीं होगा तो ये करते करते इनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी और ये घटती रहेगी। अब ध्यान देना, जब ये घटती रहेगी तो फूड कम हो गया, फिर डेयर की पॉपुलेशन कम होती रहेगी। ध्यान देना, ठीक है। ऐसे करते करते अगर मान लेते हैं कि मैं इसको यहाँ से हटा दूँ ग्रासेस को, तो ऑब्वियसली बात है ये भी खत्म हो जाएंगे। ये तो है नहीं, ये खत्म हो, ये तो पूरी की पूरी फूड चेन सब खत्म। इसका मतलब क्या हो रहा है कि टाइगर अगर डेयर को कंज्यूम कर रहा है तो वीक स्पीशीज सरवाइव कर रही है। मेरी बात समझ, इसकी तो जान जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली बात ये भी तो खा रहे हैं उसको, तो ग्रेज करते हैं, वो पूरा जो है जड़ समझ उखाड़ते हैं। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, तो ऐसे में तो ग्रासेस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं ग्रेजर्स बहुत ज्यादा है, जितने हर्बीवोर्स हैं वो सब ग्रेजिंग करते हैं। मेरी बात समझ गई? तो ऐसे में अच्छा उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, बताया था ना मैं तुम्हें, मैंने जब हम पिरामिड देख रहे थे, हम देख रहे थे ग्रासेस ज्यादा है, ठीक है, इनके मान लेते हैं ये डेयर है, ठीक है, इनके ऊपर जो है क्या होगा, टाइगर होगा, ये कम होगा, पिरामिड ऑफ नंबर्स, समझ आ गया। तो हम देख रहे थे ऐसे जो है 10 टाइगर को एक क्या, सॉरी 10 डेयर को एक टाइगर कंज्यूम कर रहे हैं, ये देख रहे थे हम। तो यहाँ पर हमने देखा कि मतलब जो है, क्योंकि ग्रासेस बहुत ज्यादा है, उसको डेयर कंज्यूम कर रहे हैं,
लेकिन अगर डियर को कोई कंज्यूम ना करे तो धीरे धीरे करके ग्रासेस एलिमिनेट होती चली जाएगी और पूरा इकोसिस्टम हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। समझ आ गया? तो फायदा ये है, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि प्रिडेशन से ही हमारी जो एनर्जी आगे फ्लो करती है। मेरी बात समझ गई? प्रिडेशन से हमारी एनर्जी फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये सनलाइट थी, तो सनलाइट की एनर्जी जो है तुम्हारी ग्रासेस में आई, अगर इसका प्रेडेटर नहीं होगा तो यहीं ट्रैप हो जाएगी। लेकिन प्रिडेशन से क्या हो रहा है कि डियर के अंदर एनर्जी पहुंची और बाकी इन्वायरमेंट में चली गई, बताया था ना, ठीक है। फिर डियर को कंज्यूम किया टाइगर ने, समझ में आ गया, कुछ एनर्जी इसके पास पहुंची और बाकी इन्वायरमेंट को, मतलब हर प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी वापस ले ली जा रही है। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना, ये चीज है। तो क्या होगा, इसी प्रिडेशन की वजह से हम देखते हैं कि जो एनर्जी है, समझ में आ गया, क्या हो रही है, चैनलाइज होती है। मेरी बात समझ गई? फ्रॉम द लोअर ट्रैफिक लेवल टू द हायर ट्रैफिक लेवल। इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो ये चीज होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन बोल देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि प्रिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैन। अब मैन ध्यान देना, क्या यहाँ पर जो है ग्रासेस भी है, मेरी बात समझ गई। हम जो है डायरेक्टली जो है हम क्या है, कंज्यूम भी, मतलब प्लांट को भी कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर हम जो है इसका जो है क्या कर रहे हैं, सॉरी, इसको कंज्यूम किया किसने, भाई तुम्हारा जो है गोट ने, और गोट को कंज्यूम किया मैन ने। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर भी हैं और हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं प्रीडेटर हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अगर हम डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम प्रीडेटर हो गए। इज इट क्लियर? जरूर नहीं है कि जो तुम जिस जानवर को मार रहे हो तो वही उसमें ही हिंसा है, हिंसा वहां पर भी है। मेरी बात समझ गई? तभी जैनिज्म में क्या है, जैन धर्म में, ठीक है, रूट वेजिटेबल्स खाना अलाउड नहीं है। जमीन के, ये नहीं कि जो प्याज लहसुन नहीं, प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाना है क्योंकि वो जमीन के नीचे, तो प्याज अगर मुझे करना है तो पूरा पूरा मुझे उसको उखाड़ना होगा, और जब मैंने किसी चीज को जड़ समेत उखाड़ दिया तो वो खत्म हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। ये इसलिए जैनिज्म कहता है कि हम अपना फूड कंज्यूम करें लेकिन हम लाइफ को बनाए रखें। तो मतलब सिर्फ शूट वाला पार्ट हम कंज्यूम करें, और ऐसा हो कि हम जो है किसी को क्या करें, नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये जैनिज्म की थ्योरी थी, अपने में बहुत अच्छी एक एथिकल थ्योरी देखने को मिलती है हमको। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है, ये चीज इट क्लियर, ये है। ठीक है, इस बार बल्कि एक क्वेश्चन आ रखा था, किसमें आ रखा था, एनडीए में आ रखा था कि किसमें आ रखा था, हमने हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ी। ठीक है, लिखेंगे इसमें प्रिडेशन। This is an interaction in which one organism, comma, the predator kills another, namely the prey for food, लिख दिया, prey for food. लिखेंगे, this is the process of paramount importance. This is the process of paramount importance not only in natural ecosystem, but to man as well. Because man is either a directly a predator himself, ठीक है, or has to deal with natural predators which are directly harmful to him.
ठीक है, हिंदी में लिखेंगे। यह एक इंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इंट्रैक्शन को पारस्परिक प्रभाव, पारस्परिक प्रभाव। देखेंगे यह एक पारस्परिक प्रभाव है, पारस्परिक प्रभाव है जिसमें एक जीव, जिसमें एक जीव जिसे शिकारी कहा जाता है, वह अपने शिकार को, वह अपने शिकार को भोजन के लिए मारता है, भोजन के लिए मारता है। यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखेंगे साथ ही यह मानव के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव कहीं ना कहीं शिकारी है। यह उन्हें उन शिकारियों का सामना करना, या उन्हें उन शिकारियों का सामना करना पड़ता है जो उसके लिए घातक हो। तो लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिडेशन इन नेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिडेशन इन नेचर। प्रकृति में शिकार करने, शिकार करना, हाँ हेडिंग इसमें, प्रकृति में शिकार करने का महत्व। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 सुने, बताया था ना क्या होता है कि ये एनर्जी फ्लो होती है, समझ आ गया। और ये एनर्जी कैसे आई, इसमें फोटोसिंथेसिस से आई थी, वही एनर्जी आगे पास होगी, तो हम देखेंगे प्रिडेशन इस चीज में सहायक है। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, प्रिडेशन हेल्प्स टू चैनलाइज, प्रिडेशन हेल्प्स टू चैनलाइज the energy fixed by, the energy fixed by the photosynthetic plants, photosynthetic plants through different trophic levels, through different trophic levels। लिखेंगे पादप जगत में प्रकाश संश्लेषण से, पादप जगत में प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह आगे के पोषक स्तर तक, आगे के पोषक स्तर तक शिकार से ही किया जाता है। समझ में आ गया, इज इट क्लियर। दूसरा मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो जो वीक स्पीशीज हैं, समझ में आ गया, वो सरवाइव कर पाते हैं। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना। अगर जो है टाइगर ना हो तो हम देखेंगे वीक स्पीशीज सरवाइव नहीं कर सकती हैं। समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज देखिए, predators can bring down the intensity,
predators can bring down the intensity of interspecific competition in a community by selectively preying on the competitive superior species and thus keeping their densities low. This permits the weaker species to persist क्या लिखा? persist in a habitat. लिखें शिकारी, हिंदी में लिखेंगे शिकारी, लिखेंगे विभिन्न प्रजातियों के बीच में उत्पन्न प्रतिस्पर्धा को कम करने में सहायक होते हैं। प्रतिस्पर्धा को कम करने में सहायक होते हैं। ये उच्च प्रतिस्पर्धा वाली प्रजातियों को लिखें शिकार करते हैं, का शिकार करते हैं, जिसके कारण उनका जनसंख्या घनत्व कम होता है। जिससे कमजोर प्रजाति को पनपने का मौका मिलता है। ठीक है, ये चीज है। अब सुन लेंगे नेक्स्ट, थर्ड। देखें, हम देखते हैं कि प्रेडेटर बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रेडेटर की वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। मेरी बात में समझ में आ गई? ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे देखें बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, जैसे मान लेते हैं ये ग्रास है, ठीक है। अब हमको पता है कि ग्रास जो है उसको कंज्यूम कर रहा है कौन? मान लेते हैं डियर कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि स्पीशीज अगर उसको जिंदा रहना है तो अपने में बदलाव करेगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? और वो धीरे धीरे करके अपने को बदलता है। तो उसमें कुछ स्पीशीज ये रहेंगी, फिर कुछ चेंज हो जाएंगी और हम देखेंगे इवॉल्व हो जाएगी। तो उसमें मान लेते हैं ऐसा होगा कि इसकी दूसरी स्पीशीज क्या हुई? ऐसी स्पीशीज हुई जो कि बहुत ही टॉक्सिन बना रही है। क्या बना रही है? टॉक्सिन बना रही है। उसको खाए और जानवर मर जाए। क्योंकि अपने को बचाने के लिए, देखो जिंदा सब रहना चाहते हैं मेरी भाषा में, कि तो वो क्या करेंगे? टॉक्सिन सिक्रेट करेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम एक सिंपल एनिमल को खाते हैं, ठीक है, जितने एनिमल्स हैं उनको हम खा सकते हैं, तुम्हें पता है। लेकिन जो मैक्सिमम स्पीशीज है, 90% ऑफ द प्लांट्स दे आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस। तो पता है, एनिमल्स को तुम कंज्यूम कर सकते हो, हाँ पकाओ खा लो, या सिंपल कच्चा भी खा सकते हो। लेकिन क्या होता है कि प्लांट्स ने अपने को बचाने के लिए क्या किया है? टॉक्सिन्स बनाए हुए हैं।
और 90% ऑफ द प्लांट्स जो हैं दे आर टॉक्सिक। वो खा ले हम तो समझ आ गया, चल बसे। कुछ ही जो है इंसान कंज्यूम कर पाता है, क्योंकि ध्यान देना वो हम, और वो भी क्या, हमने उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया है, वाइल्ड वैरायटी नहीं जो ह्यूमन ने कल्टीवेट की थी, कुछ समझ में आ गया, कुछ ही हम कंज्यूम कर पाते हैं। तो क्या होगा उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रजाति अलग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? पहले ऐसा था, अब इस तरह से था। मेरी बात समझ आ गई? तो कई तरह के तुमने देखा होगा वहां लाल बिरंगे रंग बिरंगे फल लगे हुए तुम्हारे। अब जंगल में ये है नहीं कि वहां अच्छा ही होगा ना, समझ में आ गया? क्योंकि जितना जो कि टॉक्सिक नहीं था इंसान ने वो किया और उसी का उसने कल्टीवेशन किया। बाकी जो तुमने कहा ना कहीं वो फल खाया और वो मतलब पता नहीं क्या जानवर मर जाते हैं, या वो टॉक्सिक होता है, या वो केमिकल सिक्रीट करता है, ऐसा अल्कोहलिक होता है जिसमें इंसान जो बेहोश हो जाता है। मेरी बात समझ आ गई? वो ऑर्गेनिज्म का अपना प्रोटेक्शन है, समझ में आ गया? ये चीज होती है। तो क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म अपने को डिफेंड करने के लिए अलग, कभी तुमने देखा खीरा, ऐसा खीरा होता है खीरा, तो तुमने देखा खीरा इस तरह से जो है, खीरे का एक पोर्शन कड़वा होता है ना, तुमने देखा होगा, और वो पोर्शन कड़वा होता है कि जो इस तरह से जैसे नीचे के जो है, नीचे को जो हो मतलब इस तरह से, क्योंकि जानवर उसको ऐसे नीचे से खाएगा, अगर वो खाएगा तो वो बोले कड़वा है, तो ध्यान देना। अच्छा बाकी तुम देखोगे सही होता है, तुमने देखा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जानवर जो है वो ऐसे लड़के का जानवर उसको खाएगा, हर्बीवोर खाएंगे उसको, तो क्या होगा, खाएगा तो बोलेगा कड़वा है, छोड़ देगा उसको। अच्छा अंदर से क्या है, सही है। इसका मतलब क्या है, उस प्लांट ने जो है इस एरिया में टॉक्सिन और कड़वा पदार्थ उतने एरिया में सिक्रेट किया है जिससे कि मैं बच जाऊं, बस इतना पोर्शन हो जाए। और जहां उसके ध्यान देना बीज वाला पोर्शन है वो प्रिजर्व्ड है, वहां नहीं होगा, जहां बीज नहीं है वहां पर है। मिर्च है, मिर्च कितनी खतरनाक होती, समझा? मिर्च लग गई क्यों? ये क्या होता है कि ये मिर्च अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है ऐसा केमिकल सिक्रेट कर रही है, कैप्साइसिन। मेरी बात समझ गई? कि कोई जानवर खाएगा वो उसमें देखा रंग बिरंगा है, वाह खाया और बिल्कुल जो है फिर तब समझ आ गया, ये चीज है। तो तुम ध्यान देना, अपने प्रोटेक्शन के लिए प्लांट्स ने बहुत बनाए। अब तुम अदरक खाते हो, अदरक ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अदरक में जो तुम देखा जब तुम खा रहे हो तो जलन सा टाइप का लग रहा है, वो क्या होता है, मतलब हमें लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए, एक्सेसिव, क्योंकि वो ध्यान देना वो क्या है, वो एंटी न्यूट्रिएंट होता है, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जा करके गलत असर करेगा। मोस्ट ऑफ द जो चीजें होती है ना प्लांट्स की, वो एंटी न्यूट्रिटिव होती है, मतलब वो हमारी बॉडी रेजिस्ट करती है। तभी इंसान ने क्या किया, उसको आग में पकाना शुरू किया, किसी चीज को आग में पकाने से उसके एंटी न्यूट्रिएंट, क्योंकि इंसान ध्यान देना जब तक जानवर खा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरी बात समझ गई, ठीक है ना? लेकिन जब उसने प्लांट मतलब प्लांट भी कंज्यूम किया था, तो प्लांट अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी न्यूट्रिएंट सिक्रीट करते हैं। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? अब तुम अगर हमने पका दिया तो एंटी न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं। तो जैसे ना अदरक है तो थोड़ा थोड़ा करके उसको हमको डालना चाहिए। एक्सेसिव क्वांटिटी में कोई भी मसाला कोई भी चीज़ वो हार्मफुल होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसको पचा नहीं पाती है और वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक। ये नहीं कि जितना हो सके अदरक कस दिया, मतलब मेरी बात समझ आई? हर चीज़ एक थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी, इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे किस तरह से प्लांट अपने को कितने ढंग से बचा रहा है और उसका इवोल्यूशन हो रहा है, और हमने देखा कि इसकी कितने तरह की प्रजातियां होंगी। मेरी बात को समझ में आ गई? ये चीज इज इट क्लियर? तो सुने क्या हो रहा है कि कंपटीशन से क्या हो रहा है कि स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। समझ आ गया? क्या कर रही है? बढ़ती है। हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटली कि अगर हमने किसी प्रेडेटर को हटा दिया, ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पर जो है क्या होगा, स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी घटती दिखाई देती है। इसलिए अगर हम चाह रहे हैं कि जो है 36 तरह के आम हो तो प्रेडेटर होना चाहिए, क्योंकि आम होगा तो खाने के लिए जो है मधुमक्खी और ये वो कौवे हुए खाएंगे उसको। तो क्या, अगर आम अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है तो कितने कितने तरह से प्रोटेक्ट करेगा, तो उसकी वो उतनी तरह की स्पीशीज होती चली जाएंगे अलग अलग तरह की। मेरी बात में गई? एंड दिस इज योर बायोडाइवर्सिटी। मेरी बात तो समझ में आ गई? अच्छा उसकी वजह से क्या हो गया कि चेंजेस आ रहे हैं उसमें, ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आ रहे हैं। समझ में आ गया? तो लंगड़ा आम का जो है वो टेस्ट अलग हो जाएगा और जो है तुम्हारा तोतापुरी आम का अलग होगा मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये चीज है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया?
तो ज़्यादा हम देखेंगे जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, वो तब पॉसिबल होती है जब क्या प्रेडेटर हो, प्रेडेटर प्रेजेंट हो। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये चीज़ लिखें। प्रेडेटर्स ऑल्सो अपेयर टू बी रिस्पॉन्सिबल, predators also appears to be responsible for maintaining high species diversity high species diversity in many biological communities, in many biological communities। विद्या, ये experimental removal of all the predators from a community has been known to lead to the elimination of some species and a general decline in species diversity, general decline in species diversity। लिखेंगे शिकारी, हिंदी में लिखो, शिकारी प्रजातियों की जैव विविधता में सहायक है। लिखेंगे प्रयोग में यह पता चला है कि किसी समूह से सभी शिकारियों को हटा देने पर कुछ प्रजातियां कम हुई, जिससे प्रजातियों की जैव विविधता कम देखी गई। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? कम देखी गई। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे आजकल जीएम फूड्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। अब हो क्या रहा है कि जनरली मान लेते कोई प्लांट था, समझ में आ गया, कोई प्लांट था और इस प्लांट में हमने देखा कि इस प्लांट को कोई इंसेक्ट पत्तियों को खा रहा था, या मान लेते हैं इसमें कुछ फ्रूट्स थे, इसको कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, या हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बैक्टीरिया था या कोई वायरस इसको इफेक्ट कर रहा था। समझ में आ गया? हमने क्या किया, हमने जो है हमने इसको जीएम बना दिया, इसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बना दिया। इज इट क्लियर? अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ने क्या किया, हमने जो इसमें, ठीक है, 2 जीन लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक जीन 1 और एक जीन 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं कि बीटी कॉटन, समझ आ गया, ठीक है, बैसिलस thuringiensis कॉटन, तो बैसिलस का मतलब हो गया बैक्टीरिया, और यहां पर ये है कॉटन। तो हमने क्या किया, कॉटन और बैक्टीरिया के जीन को मिक्स किया, ठीक है, हमने मिक्स किया और इससे हमने क्या देखा, एक ऑर्गेनिज्म हमारा बना, ठीक, जो दिखाई तो दे रहा है कॉटन जैसा, मतलब कॉटन है, लेकिन ये वो नहीं है जो ओरिजिनली है,
क्योंकि इसमें उस बैक्टीरिया का भी जीन है। मेरा बात मुझे समझाएंगे? ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो है ये जो प्लांट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो दिखाई तो सिर्फ कैसा दे रहा है, कॉटन जैसा है, लेकिन वो जेनेटिकली वो नहीं है जो कॉटन है। अब जो मान लेते हैं कि इस कॉटन को जो कंज्यूम कर रहा था, मेरे बात समझ गई, ऑर्गेनिज्म, तो अब क्या करेगा वो इस कॉटन पे तो कंज्यूम वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो देखा ये तो अलग ऑर्गेनिज्म है। तो क्या होगा, तो हमारा जो ये जो प्लांट है, कॉटन में कीड़े नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। ठीक है, फूड जो, अच्छा अब यहाँ पर उनकी बात करो मैं फूड की, खैर ये तो क्रॉप थी, सिंपल सी बात है। फूड जैसे कि बैंगन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, समझ आ गया, या तुम्हारे गेहूं हो गए, चावल हो गया, ठीक है ये। तो क्या होगा कि अब क्योंकि अब इसको कोई भी ऑर्गेनिज्म कंज्यूम नहीं कर रहा है ना, तो ये तो जिंदा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अपने को डाइवर्स नहीं करेगा, क्योंकि कंज्यूम करता तो अपने में चेंज लाता, लेकिन अब कोई कंज्यूम कर ही नहीं रहा है तो अपने में चेंज क्यों लाएगा वो। तो हम देखेंगे ऐसे में मान लेते हैं कॉटन है, तो कॉटन की अलग अलग स्पीशीज बनती। समझ में आ गया कि कॉटन रेजिस्ट कर रहा है, उसने अपने को चेंज कर दिया, तो चेंज कर देंगे तो हम देखा उसकी अलग अलग स्पीशीज बन जाएंगी। मेरी बात समझ गई? तो क्या हुआ है कि जीएम फूड का नुकसान पता है क्या है, या जीएम क्रॉप्स का नुकसान ये है कि इसमें जेनेटिक जो जो आपका बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी इसमें, क्योंकि अब ऑर्गेनिज्म को जरूरत ही नहीं चेंज करने की। क्यों? कोई खा ही नहीं रहा है उसको। तो जेनेटिक क्रॉप आने से हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी में फर्क पड़ेगा और बायोडाइवर्सिटी घटेगी, और अगर बायोडाइवर्सिटी घट गई तो कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक साबित होगा। मेरी बात तुमको समझ आ रहा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है, बिल्कुल है, समझ आ गया। उसमें हमने जो है कैरोटीन डाल दिया है तो वो पीला पीला दिखाई देता है, मेरी बात से। बट नेचर में नहीं होता ऐसा राइस, वो तो हमने उसमें जो है कैरोटीन ऐसा बना दिया कि वो कैरोटीन सिक्रीट करेगा, ठीक है। अब फायदा इससे ये है कि अब हमें वाइटामिन, क्योंकि जनरली इंडिया में लोग चावल खाते हैं, ठीक है ना, तो हमें वाइटामिन ए उससे मिल जाएगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, वरना हमको जो है क्योंकि इंडिया में नाइट ब्लाइंडनेस के समझ आ गए चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं, तो अब हमें चावल खा करके ही हमको वाइटामिन मिल जाएगा। तो फिर अगर हमें दूध ना भी मिले तो फिर भी चल जाएगा काम, क्योंकि दूध से हमें वाइटामिन ही मिलता है। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, गोल्डन राइस बना दिया है। वो क्या करेगा, अब वो राइस नेचुरली कैरोटीन बना रहा है, येलो। दूध में येलो का जो पीलापन होता है ना, देखोगा मक्खन में, वो कैरोटीन की वजह से होता है। इसका मतलब जो चीज़ हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिल रही थी विटामिन ए, वो हमें चावल से मिल जाएगा। और पहले हमें क्या मिल रहा था, चावल से सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था, और अब हमें विटामिन मिल जाएगा। अच्छी चीज़ है। तो देखें, अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा क्या है, क्योंकि मान लेते हैं कि कॉटन की फसल खराब हो रही थी तो किसानों को नुकसान हो रहा था। अब फसल खराब नहीं होगी तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये देखा गया है कि अब जो है बैक्टीरिया ने अपने को उसने बदल दिया। मेरी बात समझ गई? या पेस्ट ने अपने को चेंज कर दिया, तो इसका मतलब फिर से फसल खराब हो रही है जीएम। क्योंकि ध्यान देना, अगर वहां चेंज किया है तो देखो ना, इसका मतलब पहले वो उस पर डिपेंडेंट था, अब वो उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो हम देखेंगे वो अपने को बदलेगा ऑर्गेनिज्म, समझा? तो उसने अपने को चेंज कर दिया उसके अकॉर्डिंग। तो अब जो है कुछ सालों तो सही रहा, अब फिर वही जो है फिर कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ इज इट क्लियर? ध्यान देना, नेचर बदल रहा है, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी। तो समझ आ गया? ठीक है, क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड दिस कंप्लीट्स योर इंटर स्पेसिफिक क्या इंट्रैक्शन। ओके, ठीक है, हमने देखा सिम्बायोसिस, एमेंसिलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। ठीक, अब हम जो है थोड़ा चलेंगे कल योर बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है, इसको हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे
नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है, सल्फर साइकिल, ये हमने देखना है इसके चक्र, ठीक है, ये चीज। क्या तुमको ये बात समझ आ रही है? ठीक है, फिर क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे।